हेलो प्यारे बच्चों साहब, कैसे हो तुम लोग? पूरा मस्ती में ना? एकदम रहना भी चाहिए, एनर्जी से भरा हुआ रहना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। और बच्चों, पढ़ाई भी तो मस्ती में ही करनी है ना। तो आज तुम लोग मस्ती मस्ती में ही एक मस्त चैप्टर को पढ़ने वाले हो। जानते हो उस चैप्टर का नाम बच्चों? फोर्स। तुम लोगों ने पहले से फोर्स के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम लोगों ने फोर्स के बारे में अभी तक नहीं जाना होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा। हम बच्चों इस बात का बिल्कुल ही एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं तुम लोगों से कि फोर्स को इस तरीके से और इतने डिटेल्स में तुम लोगों को पढ़ाएंगे कि हो सकता है पहले इससे पहले तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग शुरू करेंगे आज पढ़ना फोर्स। क्या? फोर्स। हो सकता है कि बहुत लंबा वीडियो हो तो इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में करके तुम्हारे पास भेजा जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी फोर्स की। फोर्स यानी बल। बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों। एरिस्टोटल के जमाने की बात है, अरस्तु के जमाने की। एक रोड है या एक कार्ट है। कार्ट यानी समझो गाड़ी, यानी कार्ट। बच्चों देखा गया कि इसमें मोशन तभी आता है, मतलब यह तभी मूव करता है जब इसको या तो पुल किया जाए यानी खींचा जाए, या बच्चों इसे पुश किया जाए यानी धकेला जाए। तो मोशन लाने के लिए इसे बच्चों या तो हमें पुल करना पड़ता था या पुश करना पड़ता था। इसी को बच्चों कहा गया फोर्स। मतलब कि पहले पहले पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स हम लोगों के सामने रखा गया कि जब धकेलते हैं या खींचते हैं तब बॉडी मूव करती है, तो वहीं खींचना और धकेलना फोर्स कहलाता है बच्चों। ठीक, यह पहले की बात है। और हम लोग जब जूनियर क्लास में होंगे तब यही डिफिनेशन पढ़े भी होंगे। बच्चों यह डिफिनेशन सही है। पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। बच्चों यह डिफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन तभी तक जब बॉडी स्लो मूविंग हो, मतलब जिसका वेलोसिटी बहुत कम हो, जो बिल्कुल कह सकते हो धीरे धीरे चलता हो, उसके लिए बच्चों पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स सही है। तो यह डिफिनेशन केवल तभी हम लोग एप्लीकेबल मानते हैं जब बॉडी स्लो चल रहा है। तो यह डिफिनेशन तब वैलिड होगा, वैलिड व्हेन दी बॉडी इज मूविंग स्लोली। बच्चों जब बॉडी बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा है तब यह डिफिनेशन वैलिड हो जाता है। अब बच्चों एक बात और बतलाओ तुम लोग, जब फास्ट मूविंग बॉडी हो, क्या हो बच्चों? फास्ट मूविंग, जैसे एरोप्लेन जो उड़ रही होती है। बच्चों तुम लोग जो बाइक से चलते हो रोड पर, जब गन से बुलेट फायर किया जाता है, जब किसी रॉकेट को स्पेस में छोड़ा जाता है, तो बच्चों यह सब फास्ट मूविंग बॉडी है। और जब फास्ट मूविंग बॉडी होगा तब यह वैलिड नहीं रह जाता है। तुम लोग को एक और एग्जांपल बतलाते हैं बच्चों। यहां देखो, इस टाइप का इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। सॉरी बच्चों, इसे इंक्लाइंड प्लेन नहीं कह सकते हो, यह कर्व्ड रास्ता है, इस टाइप का ले लेते हैं, कर्व्ड रोड। बच्चों यहां पर हम एक बॉल को छोड़ देते हैं, यह बॉल चलते रहेगा। अब बच्चों बतलाओ, यहां ने तुमने इस बॉल को खींचा या धकेला? न खींचा न धकेला, फिर भी वह मोशन में आया। यहां रखो यह भी चलेगा, यहां रखो यह भी चलते रहेगा, लेकिन हां इन दोनों के केस में थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन यहां पर बच्चों थोड़ा फास्ट मूव करेगा बॉल। और यह तब तक चलते रह जाएगा
जब तक कि इसे रोकने का प्रयास नहीं किया जाए, इसे स्टॉप नहीं किया जाए। अब तुम लोग बच्चों एक बात पूछोगे हमसे, बोलोगे कि सर ऐसा थोड़े होता है, चलते चलते रुक तो जाती ही है। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस दोनों इस बॉल के मोशन का अपोज करता है। अगर बच्चों हम फ्रिक्शन यानी घर्षण को भी हटा दे, एयर रेसिस्टेंस यानी हवा जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है एयर रेसिस्टेंस, अगर उसे भी हटा दे, फ्रिक्शन भी हटा दे, एयर रेसिस्टेंस भी हटा दे बच्चों किसी तरीके से, तब यह बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस को कवर करेगी, मतलब कभी रुकेगी ही नहीं। समझे बच्चों? तो यहां देखे हम लोग, तो यहां खींचे तो नहीं, लेकिन जब इसे रोकना होगा तो रोकने के लिए हमें लगाना होगा बच्चों क्या? फोर्स। क्या लगाना होगा? फोर्स। इसके बिना नहीं रुकेगी, ये चलती ही रह जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो बच्चों इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी पर लगकर उसके पोजीशन को चेंज करती है या पोजीशन चेंज करने का प्रयास करती है। तो हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। समझे बच्चों? तो आसान सा डिफिनेशन। अच्छा बतलाओ तो, अगर सरफेस को बच्चों हम इससे भी ज्यादा इस टाइप का बना दे, तब यहां पर जो बॉल तुम छोड़ोगे वह और फास्ट मूव करेगी। फास्ट मूव करेगा कि नहीं बतलाओ? बिल्कुल करेगा बच्चों। और अगर हम एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन को हटा दे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर हमें रोकना होगा तो बीच में कोई ना कोई फोर्स लगाना होगा। मतलब बच्चों फोर्स एक मूविंग बॉडी को रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है। साथ साथ ऐसा नहीं कि केवल रोक ही सकता है बच्चों, मोशन में ला भी सकता है। क्या? मोशन में ला भी सकता है। तो फोर्स किसी मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है, मोशन में ला भी सकता है। और बच्चों अगर बीच में हम थोड़ा सा हाथ ऐसे करके रख देते बॉल के सामने, तो इसका मोशन का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता, मतलब मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो पहले हम लोगों के पास यह कंसेप्ट था, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। यह वैलिड था तभी तक जब बॉडी का मोशन स्लो हो, स्लो मूविंग बॉडी हो। लेकिन बच्चों जब फास्ट मूविंग बॉडी की बात करें तब यह डिफिनेशन वहां वैलिड नहीं रह जाता है। तब हम लोग दो तरीके से फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो चलो अब चलते हैं फोर्स का डिफिनेशन की तरफ। देखते हैं कितना आसान है फोर्स का डिफिनेशन। एक डिफिनेशन दे रहे हैं बच्चों, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which acting on a body changes or tries to change the position of that body. तो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। तो बच्चों फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी पर लग करके उसका पोजीशन को चेंज करती है या चेंज करने का प्रयास करती है बच्चों। और अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो चलो यह भी लिख लेते हैं, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which causes motion in a body, comma stops a moving body and changes the direction of मोशन ऑफ द बॉडी। बच्चों कितना आसानी से समझ सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को मोशन में ला सकता है, मूविंग बॉडी को रोक सकता है और बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है।
तो तुम लोगों को जो डिफिनेशन आसान लगे, इजी लगे, उसे ध्यान में रख सकते हो। दोनों आसान है बच्चों। यह तो और भी आसान है कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को मोशन में ला सकता है, मूविंग बॉडी को रोक सकता है, बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इतना सारा काम कर सकता है एक फोर्स। इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो तो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बच्चों, फोर्स इज ए वेक्टर, हैंस can be operated using vector algebra। अब बच्चों यह जो फोर्स है ना, यह एक वेक्टर है, इसीलिए अगर हमें इसे ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी बच्चों? वेक्टर अलजेब्रा की। तो फोर्स वेक्टर होने के कारण फोर्स का जो ऑपरेशन होगा, मतलब एडिशन होगा, सबट्रैक्शन होगा, यह सब होगा बच्चों वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ का पालन करते हुए। समझे बात को? तो याद रखेंगे कि फोर्स का ऑपरेशन यानी एडिशन, सबट्रैक्शन सब होगा वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? किसके अकॉर्डिंग? वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बच्चों सब, इसका जो हम लोग MKS यूनिट लेंगे, अभी याद रखना तुम लोग कि इसका MKS यूनिट लेना है बच्चों न्यूटन, सिंबल कैपिटल N लेना, ठीक? और जब पूरा यूनिट लिखना होगा तो स्मॉल n लिखना। अगर बच्चों यहां पर तुम कैपिटल N लिख दोगे स्मॉल n के बदले, तब हो जाएंगे न्यूटन साहब, और न्यूटन साहब किसी क्वांटिटी का यूनिट कैसे हो सकते हैं? तो बच्चों एक चीज याद रखना कि जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर हो, जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर हो, अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर से शुरू करना, अगर सिंबल लिखना है तब बच्चों कैपिटल लेटर यूज करेंगे हम लोग। समझे बात को? नेक्स्ट बच्चों हो जाते हैं, आगे चले आते हैं। फोर्स, सॉरी बच्चों, इसका CGS यूनिट भी बदला देना चाहिए ना, जबकि बच्चों इसका CGS यूनिट लेते हो तुम लोग डाइन, डाइन नहीं डाइन, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स होता है 10⁵ डाइन। बच्चों अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला का बात करें हम लोग, तो डायमेंशनल फार्मूला बच्चों तुम लोग लेते हो MLT-2, स्क्वायर ब्रैकेट तो लोगे ही लोगे बच्चों। नेक्स्ट अगर बच्चों हम लोग आगे आ जाएं, फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों इसका MKS यूनिट क्या लेना है? न्यूटन लेना है। CGS यूनिट डाइन लेनी है। हम लोग पढ़े हुए हैं यूनिट एंड डायमेंशन में कि 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन होती है। डायमेंशनल फार्मूला लेना है बच्चों MLT-2। अब देखो यहां जो तुम लोगों को यूनिट बतला रहे हैं ना, यह बच्चों हम लोग जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस यूनिट का यूज करेंगे। वैसे जब तुम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने लगेंगे तब वहां पर फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट बतलाएंगे। कौन सा? एब्सोल्यूट यूनिट बतलाएंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट बतलाएंगे, तो वह बच्चों आगे की बात है, अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फोर्स का उत्पत्ति यानी फोर्स अराइज क्यों होता है? तो बच्चों जब दो बॉडी है, मान लो यह दोनों बॉडी है, एक यह है बच्चों, एक यह है, दोनों बॉडी है, तो दोनों बॉडी के पार्टिकल्स के बीच जब इंटरेक्शन होता है तब जाकर के फोर्स अराइज होता है, उत्पन्न होता है। समझे बात को? हाँ, याद रखेंगे कि इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के कारण ही फोर्स अराइज होती है।
नेक्स्ट बच्चों, फोर्स सॉरी बच्चों, फोर्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। बच्चों याद रखना, पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्सन, जबकि बच्चों निगेटिव फोर्स का मतलब होता है एट्रैक्शन। पॉजिटिव फोर्स मतलब रिपल्सन, निगेटिव फोर्स मतलब एट्रैक्शन। तो जब बच्चों कहीं रिपल्सन हो रहा है तो समझ जाना पॉजिटिव फोर्स है, जब एट्रैक्शन हो रहा है तो समझ जाना बच्चों निगेटिव फोर्स है। समझे बात को? तो हम लोग ये थोड़ी सी बातें फोर्स से रिलेटेड पढ़ने का प्रयास किए हैं। अब बच्चों चलते हैं, देखते हैं कि फोर्स होते कितने टाइप्स के हैं, फोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, फोर्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पर रिपल्सन हो रहा है तो पॉजिटिव फोर्स होगा, और अगर बच्चों एट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। बच्चों अब आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, सबसे पहले बच्चों अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर, डिपेंडेंसी के आधार पर बच्चों फोर्स होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। पहला हो गया बच्चों कांस्टेंट फोर्स, दूसरा हो गया बच्चों टाइम डिपेंडेंट फोर्स, नेक्स्ट हो गया बच्चों वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, नेक्स्ट हो गया बच्चों पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। अब चले आते हैं बच्चों सेकेंड नंबर, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। बच्चों फोर्स के नेचर यानी प्रकृति यानी गुण के आधार पर फोर्स होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स एंड दूसरा होता है बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट बच्चों थर्ड ग्रुप में, मतलब तीसरे तरीके से अगर फोर्स को क्लासिफाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ फोर्स, फोर्स की उत्पत्ति के आधार पर। बच्चों ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया बच्चों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट हो गया बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेक्स्ट हो गया बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों फोर्स को कैसे क्लासिफाई करें, कैसे फोर्स को बांटें, फोर्स का वर्गीकरण कैसे करें, बंटवारा कैसे करें? तो बच्चों फोर्स का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करते हैं।
अगर डिपेंडेंसी के आधार पर करनी हो, डिपेंडेंसी के बेसिस पर करनी हो, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी करनी हो, तो बच्चों फोर्स 4 टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स और पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। कौन कौन बच्चों? कांस्टेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स और पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। लेकिन बच्चों अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स, मतलब गुण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, फोर्स को बच्चों 2 पार्ट्स में रखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पर 4 टाइप्स के, कांस्टेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। लेकिन नेचर के आधार पर बच्चों, प्रॉपर्टी के आधार पर 2 टाइप्स के, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर बच्चों फोर्स हो जाते हैं फिर से 4 टाइप्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन कितने टाइप्स के? 4, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों एक बार की कहानी बदलाते हैं तुम लोगों को, अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा आश्चर्य भी लगेगा, कैसे ऐसे लोग भी होते दुनिया में। बच्चों एक बार यह रियल घटना है कि जब हम सहरसा में रह रहे थे तो एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, ठंडा का समय था। थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को पीट रहे हैं, धपाक धपाक धपाक, दे दनादन दे दनादन दे दनादन पीट रहे हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है। हम पहुंचे, बच्चे को पकड़ लिए। अब उसके जो भी गार्जियन होंगे या उसके पापा होंगे बोलने लगे, तुम छोड़ो इसको, आज हम इसको घर से निकाल कर कहीं रहेंगे, आज इसको हम बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे। अब बच्चा चिल्ला रहा है। हम बोले भाई साहब अच्छा ठीक है, आप पीटिएगा, इसे मारिएगा, लेकिन इसकी गलती क्या है? वे हम ही पर चिल्लाने लगे, अरे तुमको इससे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो ना, जा करके तुम अपना काम करो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, हमको इसे पीटना है, पीटने दो। बोले भाई साहब कितना मासूम सा बच्चा है, आप क्यों पीट रहे हो सुबह सुबह? अरे तुमको नहीं पता ना, हमें इसे पीटने दो। बोले भाई साहब आप इसका गलती बतला दीजिए, तब जितना पीटना हो पीटते रहिए। तो वे बोलते हैं, अरे तुमको क्या बतलाएं, आज शाम में दिल्ली जा रहा हूँ। बोले अरे भाई साहब आप दिल्ली जा रहे हैं तो इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? वही बोले ना तुम नहीं समझोगे। बोले भैया समझाइएगा तब तो, आप तो बोल रहे हैं कि आज शाम में दिल्ली जा रहा हूँ और पीट रहे हैं इसे। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, आज शाम में दिल्ली जा रहा हूँ और कल सुबह में इसका रिजल्ट आने वाला है स्कूल में, अगर यह कल सुबह फेल कर गया तो फिर इसे कौन पीटेगा? तो बच्चों ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो एडवांस में पिटाई का कार्यक्रम भी करते हैं, समझे बात को ना। बच्चों कहते एक छोटा सा शायरी सुनाते हैं तुम लोगों को। कहते हैं, सुना है समंदर को गुमान आया है, सुना है समंदर को गुमान आया है, मेरी कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। मतलब मुसीबत से डटकर सामना करना हम लोगों में आना चाहिए, हम में वह क्वालिटी होनी चाहिए, समझे बच्चों। ताकि बढ़ा जाए तो शुरू करते हैं ये टाइप्स को पढ़ना। पहले कांस्टेंट, टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट, तब पोजीशन डिपेंडेंट, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छी बात हो, नहीं बढ़ना चाहिए। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं कांस्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? कांस्टेंट फोर्स। अरे चलो एक बात बतलाते तुम लोगों को, 1 मिनट वेट करो। बच्चों ये धागा दिख रहा है तुम लोगों को? स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। बच्चों इस धागे को अगर हम स्ट्रेच करें, खींचे दोनों तरफ फोर्स लगा करके, तो इसमें टेंशन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? टेंशन। उस टेंशन का डायरेक्शन जो भी हो, लेकिन इस धागे में एवरी पॉइंट पर टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या होता है बच्चों? सेम। तो ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड नहीं बदले, सेम रहे, भले डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसे फोर्स को हम लोग कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी तने हुए धागे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात करो तो उसमें जो टेंशन होता है बच्चों, वह एक कांस्टेंट फोर्स है। तो हम लोग कितना आसानी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड is constant called कांस्टेंट फोर्स।
एग्जाम्पल ले लो बच्चों, डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देना, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, टेंशन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तने हुए धागे में जो बच्चों टेंशन होता है वह एक कांस्टेंट फोर्स है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स, बच्चों इसका कोई हम डिफिनेशन नहीं देंगे। आप कहोगे सर क्यों? अरे इसका जो नेम है उस नेम से ही तो डिफिनेशन पता चलता है कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब टाइम पर डिपेंड करता है। द फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन टाइम इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो इसका डिफिनेशन लिख के क्या फायदा, पहले से पता है कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है मतलब टाइम पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? टाइम पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ऐसा फोर्स तुम लोग बतला सकते हो जो टाइम पर डिपेंड करता हो? बतला सकते हो लेकिन बोलोगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, इंपल्स यानी आवेग, यह एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, यह टाइम पर डिपेंड करता है। समझे बच्चों? नेक्स्ट कौन सा है बतलाओ तो? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। अच्छा बच्चों क्या कहोगे तुम लोग, यह कौन सा फोर्स होना चाहिए? तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स का मतलब ही है कि जो फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करता हो। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? वेलोसिटी पर। वह होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। कौन सा बच्चों? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो यह वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, नहीं है या नहीं बदलाओ? होगा तो बोलना है। सबसे पहले बच्चों कई सारा एग्जाम्पल दे देते, रुको। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जब किसी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे, जब किसी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे, तब जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है वह बच्चों वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए उसे वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं। क्योंकि सर बस एक ही नहीं बउआ, विस्कस फोर्स। अब तुम लोग पूछिए दोगे विस्कस फोर्स क्या होती है? अच्छा बच्चों पानी को बहते हुए देखा है? किसी भी फ्लूइड को, किसी भी तरल को बहते हुए देखा होगा, वह इसे लेयर के रूप में फ्लो करती है। एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर के रूप में फ्लो करती है। पानी का बात करो ना, नदी सब में जो पानी बहती है वह लेयर दर लेयर यानी परत दर परत के रूप में फ्लो करती है। बच्चों दो लेयर के बीच का जो फोर्स होता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। यह इंटरनल फ्रिक्शन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन। एयर रेसिस्टेंस फोर्स। अब बच्चों एयर रेसिस्टेंस फोर्स क्या होती है? तुम लोग बाइक से या साइकिल से जब रोड पर चलते हो बच्चों, तो तुम्हारा जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तब एयर रेसिस्टेंस भी ज़्यादा काम करता है। जब वेलोसिटी कम होती है तो एयर रेसिस्टेंस भी कम काम करता है। नहीं करता है? जब तुम रोड पर जाते हो बाइक से या साइकिल से तो हवा विरोध करती है कि नहीं मोशन का। जब तेज चलते हो तो एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा, स्लो चलते हो तो एयर रेसिस्टेंस कम। मतलब कि एयर रेसिस्टेंस फोर्स भी डिपेंड करता है किस पर बच्चों? वेलोसिटी पर। इसीलिए इसे कहते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स हुआ जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो यानी कांस्टेंट हो। टाइम डिपेंडेंट फोर्स हुआ जो बच्चों टाइम पर डिपेंड करता हो। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हुआ जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता हो। अब नेक्स्ट कौन सा रह गया बच्चों बतलाओ? अब रह जाता है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। बच्चों सीधा सा बात है, यह पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जब ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है तो किस पर डिपेंड करेगा? पोजीशन पर। क्योंकि सर कैसे समझे? अच्छा एक बात बदलो, हम जब अर्थ के नजदीक होते हैं, करीब होते हैं,
तो हम पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, दूर होते जाते हैं अर्थ से, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होती जाती है। मतलब है कि हमारे और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह हमारी पोजीशन पर डिपेंड करता है। नजदीक रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा। मतलब यह डिपेंड करता है किस पर बच्चों? पोजीशन पर। तो ऐसा फोर्स जो पोजीशन पर डिपेंड करता है उसे पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, कूलम्स फोर्स, क्लास 12th में पढ़ाएंगे तुम लोगों को कूलम्स फोर्स। यह बच्चों अभी जो नाम बोले, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, यह सब जो बच्चों फोर्स है ना, यह सब हो जाता है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। समझे बात को? बच्चों एक और शायरी तुम लोगों को सुनाते हैं, अच्छा लगेगा। वैसे हमको शायरी तारी आता नहीं, कभी कभार मन होता तो बोल देता हूं। जिद है जहां आसमां को बिजलियां गिराने की, जिद है जहां आसमां को बिजलियां गिराने की, जिद है हमें भी वहीं आसियां बनाने की। जिद है हमें भी वहीं आसियां बनाने की। इसको ठीक से समझना तुम लोग, तब बतलाना क्या समझे। तो बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं। नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तब बच्चों चले आते हैं किस पर? कंजर्वेटिव फोर्सेज पर। कंजर्वेटिव फोर्सेज, आखिर क्या होती है यह कंजर्वेटिव फोर्सेज? बच्चों एक बात बदलो, सपोज करो हम अभी ए पर हैं, हमें बी तक जाना है, ए से बी तक गए, ठीक। अब बच्चों ए से बी तक जाएंगे तो ए कहलाएगा इनिशियल पोजीशन यानी इनिशियल पॉइंट, अब बी कहलाएगा फाइनल पॉइंट। कहलाएगा कि नहीं? और यह कहलाएगा बच्चों क्या? पाथ। अगर हम ए से बी तक जाएंगे तो वर्क होगा। क्या होगा बच्चों? वर्क। तो जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इस पाथ से होते हुए जाएंगे तो वर्क तो होगा ही होगा। अगर यह वर्क इस पाथ पर डिपेंड नहीं किया, यह वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं किया, तब समझ जाना कि जो फोर्स वर्क किया होगा वह फोर्स कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क इस पाथ पर डिपेंड नहीं करे, ऐसे फोर्स को कहते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए ना, क्या दिक्कत है। एक और बच्चों, क्लोज्ड पाथ और ओपन पाथ समझते हो? देखो, अगर हम ए से चल के ए पर ही पहुंच गए तो इसे कहा जाएगा क्लोज्ड पाथ। लेकिन मान लो चले हम ए से और पहुंचे कहीं दूसरे पॉइंट पर तो इसे क्लोज्ड पाथ नहीं कहा जाता। यह क्लोज्ड पाथ नहीं है, लेकिन यह क्लोज्ड पाथ है। अब चलते हैं डिफिनेशन की तरफ बच्चों। A force by which work done on a body, sorry बच्चों, does not depend on the path followed called कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा फोर्स बच्चों जिसके द्वारा किसी बॉडी पर किया गया वर्क उस बॉडी के पाथ पर डिपेंड नहीं करे, वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आप कहोगे सर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो किस पर डिपेंड करता है? यह करता है बच्चों work done by this force depends on initial and final points। तो भले ही पाथ पर नहीं डिपेंड करे, लेकिन डिपेंड किस पर करेगा? तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर। किस पर बच्चों?
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नहीं लिखना चाहिए। टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स, एटसेट्रा। बच्चों ये सब जो फोर्सेज है ना, चाहे टेंशन हो, स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कूलम्ब्स फोर्स हो, यह सब कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया किसी बॉडी पर जो वर्क होता है वह बॉडी के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल बॉडी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। किस पर बच्चों? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर। इसमें एक पॉइंट नोट कर लो कि वर्क डन बाय दिस फोर्स फॉर अ राउंड ट्रिप विल बी 0। बच्चों यह एक ऐसा फोर्स है कि जिसके द्वारा किसी राउंड ट्रिप के लिए यानी क्लोज्ड पाथ के लिए किया गया वर्क 0 होता है। ऐसे समझो कि तुम साइकिल लिया, साइकिल से मार्केट घूमने गया, फिर वापस आ गया अपने घर, घर से गए, घर आप वापस आ गए, तो इसे राउंड ट्रिप कहते हैं। और बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा इस राउंड ट्रिप के लिए जो किया गया वर्क होता है वह हमेशा 0 होता है। जैसे बच्चों देखो, हम ए से चल के पहले पहुंचे बी पर, अब बी से फिर आए ए पर, बी से कहां पर? ए पर आए बच्चों, तो इसे हम लोग कहेंगे राउंड ट्रिप। क्या कहेंगे? राउंड ट्रिप। ए से बी फिर बी से ए। बच्चों इस राउंड ट्रिप के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हमेशा क्या होता है? 0। तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या बात जाने कि इसके द्वारा किया गया वर्क बॉडी के पाथ पर डिपेंड करता है। पहली बात, डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके द्वारा किसी बॉडी पर किया गया वर्क उस बॉडी के पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर। साथ साथ बच्चों इस फोर्स के द्वारा किसी राउंड ट्रिप के लिए यानी क्लोज्ड पाथ के लिए किया गया वर्क क्या हो जाता है? 0। तो यह बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम लोगों को चलना चाहिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इजीली समझ सकते हैं बच्चों। अ फोर्स बाय व्हिच work done on a body depends on the path followed called non-conservative force। तो बच्चों ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किसी बॉडी पर किया गया वर्क उस बॉडी के पाथ पर डिपेंड करता हो, उस बॉडी के पाथ पर डिपेंड करता हो, ऐसे फोर्स को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब समझो कि रास्ता बदलोगे तो इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क भी बदल जाएगा। समझे बात को? रास्ता बदलेंगे यानी पाथ बदलेंगे तो इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क भी चेंज हो जाएगा। Work done by this force does not depend on initial and final points of the body। तो बच्चों इस फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है, इस फोर्स के द्वारा जो किया वो गया वर्क है वह बॉडी के पाथ पर तो डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, तुम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लो, फ्रिक्शन यानी घर्षण। अलग अलग पाथ से जाने पर फ्रिक्शन भी अलग अलग हो जाता है।
नेक्स्ट, एयर रेसिस्टेंस फोर्स। नेक्स्ट बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा। तो भले फ्रिक्शन हो, एयर रेसिस्टेंस फोर्स हो बच्चों, ड्रैग फोर्स हो, या किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स हो, यह सब बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर तो डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों इसमें भी एक पॉइंट हम लोगों को नोट करना चाहिए, छोटा सा पॉइंट है, work done by this force for a round trip is not zero। अब बच्चों हम चले ए से बी तक गए, बी से ए तक आए, तो वर्क तो हुआ होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जीरो नहीं होगा। किसके लिए? राउंड ट्रिप के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप के लिए किया गया वर्क जीरो होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप के लिए यानी क्लोज्ड पाथ के लिए किया गया वर्क जीरो नहीं होता। एक बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर साहब किसी रिक्शे वाले को बुलाए, उस रिक्शा पर बैठे, पूरा मार्केट घूम लिए, फिर वापस आए, उतर गए और घर जाने लगे। तो रिक्शा वाला उस प्रोफेसर साहब को बोले कि साहब मेरा पैसा तो दे दीजिए, हमको जो पूरा दिन घुमाए हैं, यहाँ से ले गए, पूरा मार्केट घुमाए, फिर यहाँ लाए, तो इसका जो पैसा बनता है, किराया बनता है, वह तो हमको दे दीजिए। तो बच्चों प्रोफेसर साहब बोले, हैं तुम घर से चलना शुरू किया, वापस घर ही आया, मतलब यह राउंड ट्रिप हुआ। राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन जीरो होगा, जब तुमने वर्क ही नहीं किया तो पैसा क्यों दो। तो बच्चों वह जो रिक्शा चालक था ना, वह भी पढ़ा लिखा हुआ था। बोला कि सर जब हम रिक्शा लेकर के जा रहे थे आपको बैठा करके, तो ग्रेविटेशन भी काम कर रहा था, फ्रिक्शन भी काम कर रहा था, एयर रेसिस्टेंस फोर्स भी काम कर रहा था। तो फ्रिक्शन भी लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा था, एयर रेसिस्टेंस फोर्स भी काम कर रहा था। ठीक, अब जब हम वहां से आपको यहां तक ले आए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा किया गया वर्क हो गया जीरो, उसका पैसा मत दीजिए हमको, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा राउंड ट्रिप के लिए किया गया वर्क जीरो होता है, तब उसका पैसा मत दीजिए हमको। ठीक, लेकिन यहां जो एयर रेसिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क किए हैं, यहां जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम वर्क किए हैं, यह जो एयर रेसिस्टेंस है या फ्रिक्शन है, यह सब तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप के लिए किया गया वर्क जीरो नहीं होता है। तो भले ही कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ वह जीरो हुआ, आप उसका पैसा नहीं दीजिए, किराया नहीं दीजिए, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो हमने वर्क किया है, उसके द्वारा किया गया वर्क तो जीरो नहीं होगा राउंड ट्रिप के लिए, तो उसका तो वर्क पैसा हमको देना पड़ेगा। और प्रोफेसर साहब को जब यह समझाए तो प्रोफेसर साहब को पैसा देना पड़ा, और खुश होकर के ज़्यादा पैसा ही दिए थे। समझे बात को? तो इसलिए ऐसा मत सोचना हमेशा कि हम यहाँ से बाइक पर चढ़कर भट्टा बाजार गए फिर वापस आ गए तो वर्क डन जीरो ही होगा राउंड ट्रिप के लिए। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क राउंड ट्रिप के लिए जीरो होगा, लेकिन बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कैसे जीरो होगा? नहीं होगा ना। समझे बात को? तब बच्चों आगे बढ़